अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, मुल्क की सियासत के ऊपर बात करने की बजाय आज हमने ये फैसला किया कि आज हम स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आज जो एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, साजिद ऐवान साहब हमारे साथ है। आज हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उनकी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, जो उनकी प्रोग्रेस है रिगार्डिंग द मैचेस, और इंजमामुल हक के मामला जो है आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चला हुआ है। इंजमामुल हक के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच टू यू, आप हमारे साथ हैं। सर ये बताएं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का आज बड़ा एक अहम मैच चल रहा है, ये बताएं कि क्या मैच की इस वक्त प्रोग्रेस है। हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं, बाकी सियासत के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी। सर मैच बिल्कुल कल का मैच आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन जो खेला गया उसमें रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। जो एक अगर मगर की गेम चल रही थी कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है या नहीं करता, वो भी सूरत हाल आपके सामने आ गई है। तो हुआ कुछ यूं है कि न्यूजीलैंड की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान के चांसेस जो है वो बहुत बहुत बल्कि नामुमकिन नजर आ रहे हैं। और अब अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो 250 प्लस रन से उनको हराना होगा, जो कि नामुमकिन है। इंग्लैंड की टीम है, तो ये सूरत हाल है। कारकर्दगी के बारे में इंशाल्लाह ताला इन डिटेल आपसे डिस्कशन करते हैं। तो सर पहले तो ये बताएं ना कि इस वक्त क्या चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो पूरी कौम दुआ कर रही थी कि जी बारिश हो जाए या कोई ऐसे मामला बन जाए कि हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाए। तो क्या कहेंगे कि मतलब कोई चांसेस आ दे और या फिर ऐसी ना ही समझिए? बिल्कुल ऐसे ही है, ना ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई है कि बारिश बेंगलोर में 9 नवंबर को दिखाई जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से हम लोग भी फॉरकास्ट चेक कर रहे थे, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली मौसम वहाँ पे खुशगवार रहा क्रिकेट के लिए, और न्यूजीलैंड ने टॉस भी जीत लिया, उनकी गुड लक ये थी। ऊपर से उन्होंने उनको 171 पे आउट कर लिया और फिर टारगेट भी उन्होंने बहुत जल्दी चेज कर लिया। तो चीजें जितनी भी 9 नवंबर का दिन था वो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल अगेंस्ट गुजरा। अगर बारिश हो जाती, एक एक पॉइंट मिल जाता, तो उसके बाद तो फिर हम लोग चांसेस बन गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अब चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही कम मुझे नजर आ रहे हैं। और पार्ट ऑफ गेम है, पाकिस्तान ने कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेला, कुछ मैचेस में सर माजर मैं आपको यहाँ पे कहता कलामी माफ, आपने कहा पार्ट ऑफ गेम है। सर ये हम हर टूर्नामेंट में, ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में और हर वर्ल्ड कप के अंदर हमारा ये होता है कि वो हार जाए तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, वो जीत जाए तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, बारिश हो जाए, कुदरती तौर पे कुछ हो जाए तो हम आगे चले जाएं। ये जो एक हमारा माइंडसेट है, ये कब तब्दील होगा कि वो हार जाए तो हम चले जाएंगे आगे? ये माइंडसेट है, ये कब हमारा चेंज होगा? देखिए उमर भाई, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बहुत ही बुरा मैच खेला था, जो सेकंड मैच था पाकिस्तान का 14 अक्टूबर को। उसके बाद जो जितने भी मैचेस हुए, मैं समझता हूं कि कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन लक भी इनका साथ नहीं दे रही थी। अब साउथ अफ्रीका का मैच उठा के देख ले, उसमें हम लोग बिल्कुल क्लोज मार्जिन से हारे। इवन हारिस रऊफ ने आउट कर दिया था, बट अंपायर्स कॉल पे वो नॉट आउट डिक्लेयर किया गया। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने जो है वो स्कोर अच्छा कर लिया, बॉलिंग हमारी, फील्डिंग बिल्कुल नाकस रही। यानी मैं ये समझता हूं कि ठीक है इन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली, बट कुछ लक भी इनके साथ नहीं दे रही थी। पॉलिटिक्स भी है, मेंटली डिप्रेशन में भी है। प्लेयर तीन महीने से कंटिन्यूसली खेलते आ रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, इवेंट्स खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम 2 टीमें बना के दूसरी टीम को आगे ले आए छोटे मोटे सीरीज में या मैचेस में, लाइक अफगानिस्तान के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ। और हम मेजर वर्ल्ड कप के लिए, मैं आपको एक मिसाल दूं कि मिचेल स्टार्क एक फास्ट बॉलर है, आप भी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का दुनिया का टॉप बॉलर है। मिचेल स्टार्क को वो कोई लीग नहीं खेलने देते, कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं खेलने देते, वो उसको बचा के रखते हैं अपना एसेट कि ये हमें वर्ल्ड कप में काम आएगा, और बिल्कुल वो काम आ रहा है। तो ये चीजें, इस पे वर्किंग करने की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। लेकिन सर आपने अभी कहा कि हम पिछले 3-4 सालों से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विनिंग जो है वो ट्रॉफी हमने गेन की हो किसी टूर्नामेंट के अंदर। एशिया कप के अंदर भी हमारी जो है परफॉर्मेंस को इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं रही। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा रहे, लेकिन भारत हम लोग फतूहात का सिलसिला बड़े अरसे से जो है वो रुका हुआ है। इसके पीछे सियासत का कितना जो है वो हाथ है, ये बताइएगा। हमारी बदकिस्मती से सियासत जो है वो मुल्क की सियासत भी मुल्क को तबाह कर रही है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि सियासत जहाँ कहीं भी होगी, जिस डिपार्टमेंट में भी होगी, जिस सेक्टर में भी होगी, वो हमेशा तबाह करेगी।
तो क्या कहेंगे, खेल को सियासत ने कितना तबाह किया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की कि क्रिकेट एक ऐसी इंटरटेनमेंट है पाकिस्तानी कौम के लिए जिसके लिए हर शहरी को बेदर्दी से इंतज़ार होता है, और कि क्रिकेट का टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई सीरीज़ आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो उनकी एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है। हर बंदा यहाँ पे टेंशन का शिकार है, जो मुल्की हालात हैं जिस पे आप बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमें पता चल जाता है कि अब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है तो नजम सेठी प्रेसिडेंट बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है तो ज़का अशरफ बन जाएगा। बिल्कुल सही। बदकिस्मती है, इमरान खान ने थोड़ा कुछ पॉजिटिव रोल अदा किया था कि वो रमीज राजा साहब को, एक प्रोफेशनल प्लेयर को आगे लेके आए थे, और उसके बाद पिछले 2-3 साल से मैं आपको बताऊं उमर भाई कि ये 10-11 प्लेयर हैं, ये कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। इनकी ग्रुपिंग बन जाती है, दोस्तियां भी होती हैं, सब कुछ, एक दूसरे को फेवर भी दी जाती है, जो कि नजर भी आ रही है और इस वर्ल्ड कप में भी नजर आई है। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर 60 से 70 नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपनी इसके टूर्नामेंट के अंदर, अपने डिफरेंट मैचेस के अंदर, और वो दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर टीम। वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दे आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑन देयर टीम कि कहाँ पर हमें नया टैलेंट मिल सकता है। लेकिन हम लोग उन्हीं 10-12 जो है लोगों के साथ दोस्तियां यारियां करके हम लोगों ने तबाह कर दिया इस चीज को। हाँ जी बिल्कुल। इंडियन टीम की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम के पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि उनको परेशानी ये होती है कि हमने किसको खिलाना है। मतलब टॉप ऑफ, अब सूर्या कुमार यादव की बात करूं तो वो T20 का दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, और इस टीम में उसकी जगह नहीं बन रही। उसको तो हार्दिक पांड्या अनफिट हो गया, रूल्ड आउट हो गया, टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो इसलिए सूर्या कुमार यादव को लाया गया है। अदरवाइज दुनिया का नंबर 1 T20 मिस्टर 360 उसको कहते हैं बेबी डिविलियर के बाद, उसकी जगह नहीं बन रही इंडियन टीम में। सर, सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक। लेकिन वहां पे इंडिया भी एक जगह पे बड़ी जबरदस्त किस्म की मार खाता है। उनके पास फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी जैसा, नसीम शाह जैसा, हारिस रऊफ जैसा नहीं है, ये भी आप मानेंगे? ये हम समझते थे कि खुशाइन बात है, हमारा जो स्पीड स्टार है, ये हमारे जो 2-3 फास्ट बॉलर हैं, ये दुनिया का बेस्ट जो है हमारा स्ट्राइक बॉलर्स हैं। बट इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो इंडिया में खेला जा रहा है, इंडियन फास्ट बॉलर्स ने जो परफॉर्म किया है, मोहम्मद शामी ने या सिराज अब दुनिया का नंबर 1 वनडे बॉलर बन गया। घर में तो शेर है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, हम आगे फ्यूचर की तो बात नहीं कर रहे, अभी तक ये गुजरे हुए वक्त की बात है, हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने अब इंडियन टीम वनडे की नंबर 1 टीम हो गई है। मोहम्मद सिराज वनडे का नंबर 1 बॉलर हो गया। शुभमान गिल ने बाबर आजम को क्रॉस कर दिया 910 दिन के बाद, यानी तकरीबन 3 साल के बाद बाबर आजम जो है वो नंबर 2 पे आए हैं, और शुभमान गिल ने उनको क्रॉस कर दिया। जो कल का बच्चा है, परफॉर्म कर रहा है, रन्स कर रहा है वो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारी ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हम लोगों ने बात कर ली, हमने आज के मैच के हवाले से भी बात कर ली, हमने लेटेस्ट जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स कि हम क्यों मुसलसल जो है वो लूज़ कर रहे हैं मैचेस, इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि सियासत जो है, ये ज़का अशरफ की आपने बात की, आपने नजम सेठी की बात की। देखें, ज़का अशरफ की अगर हम बात करें, वो बिजनेसमैन है, शुगर मिल ऑनर है, ठीक है। इसी तरीके से नजम सेठी भी वो एक बिजनेसमैन है। तो क्या कहेंगे कि ये तकर्रियाँ, जो सियासी तकर्रियाँ हैं, ये नुकसानदेह हैं या नहीं है? अगर इनको अगर देखा जाए, क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं पता, इसकी जगह कोई भी हो, चाहे रमीज राजा हो या कोई भी हो, एनीवन, क्रिकेटर को अगर हम किसी को लगाएं, फॉर्मर क्रिकेटर को, क्या कहेंगे हमारे क्रिकेटर को सुधर सकती है? कुछ चांसेस हैं? उमर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस वक्त बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्लैश चल रहे हैं ना, ये आपको पता है क्रिकेटर्स और नॉन प्रोफेशनल्स की क्लैश चल रहे हैं आपस में। यानी कि ज़का अशरफ और इंजमाम का जो क्लैश है वो नॉन प्रोफेशनल और क्रिकेटर का क्लैश है। तो मिक्सअप हुआ सब कुछ। क्रिकेटर्स भी हैं कुछ, जैसे आलिया रशीद जो हैं वो डायरेक्टर पीसीबी हैं, इसी तरह इंजमाम चीफ सेलेक्टर थे। तो नॉन प्रोफेशनल्स और क्रिकेटर्स का आपस का जो क्लैश है, इससे नुकसान पाकिस्तान टीम को होता है। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ज़का अशरफ 80 साल की उम्र में कभी 4 मैच नहीं खेला, ग्राउंड में नहीं गया, वो कैसे टीम को ठीक कर सकता है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ठीक है, वो अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है, जो भी है, वो शुगर मिल ऑनर है, बिजनेसमैन है, इससे हमें क्रिकेट के साथ तो अटैच नहीं करना चाहिए एटलीस्ट ना। मतलब मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूं, और होना भी ऐसे ही चाहिए, और दुनिया में है भी ऐसे ही। अभी श्रीलंका ने सारा बोर्ड चेंज करके राणा टूंगा को प्रेसिडेंट बना दिया है। एग्जैक्टली, पूरा बोर्ड उन्होंने चेंज कर दिया करके।
तो देखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप प्रॉपर प्रोफेशनल, हमारे पास ऐसा मटेरियल दस्तयाब है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके चल सकता है और उसको कामयाबियों की तरफ लेके जा सकता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इमरान खान हमेशा कहते रहे कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में है वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसको एक स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है, ग्रूमिंग की ज़रूरत है। जैसे लाहौर कलंदर ने एक प्राइवेट लीग है, पर्सनल लीग है राना साहबान की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने हमें 3-4 जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस करके दिए। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं कर सकता, टैलेंट हैंड क्यों नहीं लगा सकता? ये मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे क्यों नहीं टैलेंट? आप बिलीव करें, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। हमारे पास फास्ट बॉलर्स की 150 प्लस की लाइनें लगी पड़ी हैं, हर शहर में मौजूद है 150 प्लस, सिर्फ ग्रूमिंग करने की जरूरत है। तो जब तक उमर भाई सियासत इससे नहीं निकलेगी ना, तब तक ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हर चीज़ में सियासत की इन्वॉल्वमेंट है। ज़का अशरफ, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीसीबी को सही तरीके से चला सकेंगे। अभी इंजमाम पे इंक्वायरी हेड की हुई है, उसकी कमेटी बना दी है, अब रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो इसका देखें, जून 2024 में T20 का वर्ल्ड कप है, उसमें से 8 महीने बाकी रह गए हैं। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाना है तो खुदारा 6-7 महीने में अपने टॉप ऑफ द जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करवाएं, उनको तरीके से यूज करें और T20 वर्ल्ड कप की तो एटलीस्ट अच्छी तैयारी करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम लोगों का बड़ा एम्फसाइज होता है फास्ट बॉलर 150 की स्पीड कर रहा है जनाब से, फास्ट बॉलर 140, 160, 155 की स्पीड कर रहा है। स्पिनर्स की तरह हमारे बड़े अरसे से आपको स्पिनर्स कहीं, शायद आफरीदी लाला के बाद जो है स्पिनर आपको कहीं नहीं नजर आया होगा। हम लोग एक तो स्पिनर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इसकी क्या वजह है? आपने आगे कहा कि एक और इवेंट आने वाला है, तो ये बताइएगा कि हमारे पास स्पिनर क्यों नहीं, हम उसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं कर रहे डोमेस्टिकली? उमर भाई, बड़ी अच्छी हिस्ट्री थी स्पिन बॉलर्स की पाकिस्तान की। अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, इवन उसके बाद सईद अजमल हमारे पास आए, दानिश कनेरिया ने बड़ा परफॉर्म किया टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन पिछले शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा लेग स्पिनर था। अब उसके बाद मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ कि हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट में गैप आता जा रहा है, स्पिनर्स ऊपर नहीं आ रहे। इब्रार अहमद अब एक मिला है, तो अब उसको वर्ल्ड कप में आपने रिजर्व में शामिल किया, उसको चांस नहीं दिया। 9 मैचेस, और शादाब की परफॉर्मेंस के बावजूद भी, शादाब की परफॉर्मेंस के बावजूद भी नवाज भी परफॉर्म नहीं कर सका। आपको एक देखें, शादाब और नवाज को आप ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हैं, बट ही इज नॉट अ परमानेंट स्पिन बॉलर। इब्रार अहमद इज ए परमानेंट स्पिन बॉलर और प्रोफेशनल स्पिन बॉलर। उसने आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया है, उसने होम सीरीज में परफॉर्म भी किया है। आप क्यों नहीं उसको चांस दिया आप लोगों ने? हालांकि दुनिया कहती रही, इंडियन की आप अगर आप यूट्यूब करके देख लें, इंडियन के जो एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे थे कि आपने एक बड़ा अच्छा स्पिनर आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, उसको आप क्यों नहीं मौका दे रहे? तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की टीम की आज ये परफॉर्मेंस है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ स्पिनर्स का भी है कि हम लोग इतना अच्छा स्पिनर नहीं प्रोड्यूस कर सके, नहीं ला सके, नहीं खिला सके, जिसकी वजह से हमें 400 स्कोर भी देखना पड़ा। अच्छा सर, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स इंजमाम, वन लास्ट क्वेश्चन, वो ये कि मुझे ये बताएंगे, टीम के अंदर एक साइकेट्रिस्ट होता है, माहिर नफ्सियात, उसका क्या रोल होता है और क्या हमारे पास माहिर नफ्सियात मौजूद है? और अगर मौजूद है उसकी क्या वर्किंग है कि वो टॉप ऑर्डर के जो हमारे बैट्समैन हैं उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि विकेट बचानी है, विकेट बचानी। दुनिया तब्दील हो चुकी है, चेंज हो चुकी है स्ट्रैटेजी हमारी। वो कहते हैं आओ मारो, हिट करो और उड़ा के तबाह करके रख दो सामने वाले को। जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम है, अफगानिस्तान ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, बांग्लादेश को हमने देखा है इसको चीज़ को अडॉप्ट करते हुए। हम लोग डर डर के खेल रहे हैं, विकेट बचा रहे होते हैं। हम लोगों ने कहा पहले 15 ओवर जो है हमने विकेट नहीं गिरनी देनी। ये एक जो साइकोलॉजी है, एक माहिर, हम चेंज क्यों नहीं हो रही हमारी साइकी? एक माहिर नफ्सियात का क्या काम है, क्या रोल है? देखिए, उसका रोल तो पता नहीं क्रिकेट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से उमर भाई, पहला छक्का 2023 में पूरे साल में पहला छक्का नवंबर में अब्दुल्ला शफीक ने लगाया, पहले 10 ओवर्स में। पहले 10 ओवर्स में हमारा कोई छक्का ही नहीं था। मतलब इससे उनका माइंडसेट वाजे होता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो यही माइंड लेके आते हैं कि 10 से 15 ओवर हमने विकेट रोकनी है, स्कोर चाहे 40 बने 50 बने, डजंट मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिकेट बहुत तेज हो गई है। आप देखें साउथ अफ्रीकन की, मैं कोच की सुन रहा था, वो टीम को लेके आया कि हर प्लेयर ने अपना 60-60, 70-70, 100-100 का हिस्सा डालना है और बेस्ट स्ट्राइक रेट 8 से 9 रन पर ओवर आपने करने हैं, क्योंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट भी अब तेज हो चुकी है। अब बैटिंग ट्रैक है, बिल्कुल आप उस पर जिस तरह मर्जी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंस और माइंडसेट के साथ आए कि यार मुझे स्कोर करना है, जब आप आएंगे डिफेंसिव मोड में कि यार मैंने विकेट रोकना है या आप सेल्फिश खेलना है, अपनी 50 अपना 100 करना है, तो फिर उससे भी यही रिजल्ट ही आएंगे ना। जब आप देखें, फखर को इन्होंने 5 मैचेस बेंच पे बिठाए रखा, उसके बाद जब लाए हैं तो उसको इन्होंने लाइसेंस दिया कि यू मस्ट गो एंड परफॉर्म योर नेशनल क्रिकेट।
उसने अपनी नेचुरल गेम की उसने 18 छक्के लगाए 2 मैच, लाइसेंस टू किल मिल गया। एग्जैक्टली, उसको 2 मैच उसमें 2 मैचों में 18 छक्के कैसे लगा लिए? क्योंकि उसकी नेचुरल एबिलिटी है हिटिंग, पावर हिटिंग, तो उसको जब आपने लाइसेंस दिया तो उसने जाके परफॉर्म किया। जब आप इस माइंडसेट, मुझे नहीं पता मिकी आर्थर वहां पे क्या कर रहा है, इनका हेड कोच वहां पे क्या कर रहा है, किस माइंडसेट से ये खेल रहे हैं कि भाई इंडियन बैटिंग ट्रैक जो पिचे हैं वो बिल्कुल सरफेस जो है बिल्कुल बैटिंग के लिए बड़ा यूजफुल है। तो क्यों नहीं आप अपने प्लेयर्स को अलाउ करें कि आप अपना मतलब मैक्सिमम जाके खेलें और मैक्सिमम आप अटैक करें अगली टीम पे। जब आप बॉलर पे अटैक करते हैं, बॉलर पे प्रेशर आता है, फिर दूसरे बॉलर भी आके मार खाते हैं। जब आप डिफेंसिव जाएं तो फिर आप इसी तरह ही होगा जो आपके हाल आपके सामने हो रहा है। सही। साहिब साहब, नाज़रीन, साहिब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आके हम इंज़मामुल हक टॉप इशू के ऊपर हम बातचीत करेंगे। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे थे हमारी कौमी क्रिकेट टीम की जो प्रोग्रेस है उसके हवाले से। अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है नहायत ही हॉट टॉपिक रिगार्डिंग द इंज़मामुल हक इशू। मुझे सर ये बताइएगा साहिद भाई कि सबसे पहले तो बताएं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और उसकी तरीक़ाकार के बारे में वज़ा करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि 40 प्लेयर्स को मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। उनकी 4 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ए बी सी और डी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। लाइक अभी ए कैटेगरी में शाहीन शाह, बाबर और रिजवान जो है वो फॉल कर रहे हैं। बी कैटेगरी में कुछ शदाब वगैरह, सी एंड डी। जो प्लेयर्स टीम में मौजूद होते हैं उनको तो मैच फीस मिलती है 100% एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं बट वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं उनको पीसीबी 50% पे कर रही होती है। अपना 27 सितंबर 2023 को ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा दोबारा 3 साल के लिए रिन्यू किया गया है। और इसमें जो और सर उसके अंदर थोड़ा सा ये सवाल जो मैंने किया ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक रहा है पिछले दिनों। और वो सुनने में आया राशिद लतीफ़ के बकौल कि 5-6 महीने तक उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई क्रिकेट टीम को। एक मेंटली टॉर्चर भी होता है, जाहिर सी बात है, पैसा एक मोटिवेशनल फैक्टर है। इस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रूवल हुआ सिग्नेचर ईमेल के थ्रू, इंडिया उनके की गई ईमेल और वहाँ से सिग्नेचर होकर आए गए। ये क्या मामला था कि क्या हम अपने जो सर्व कर रहे हैं नेशन को उनके साथ इस तरीके से खेलेंगे? क्रिकेट खेलने की बजाय हम क्रिकेट खेलने वालों के साथ खेलेंगे तो वो क्या खेलेंगे सर, क्या परफॉर्म करेंगे? वो इस तरह हुआ है कि मैंने आपको बताया कि 27 सितंबर 2023 को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है 3 साल के लिए दोबारा से। कुछ प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होते हैं, कुछ उससे स्किप किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह और रिजवान जो ए कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो इनको उन्होंने जो सैलरी डिसाइड किया इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो $15,900 है, यानी कि तकरीबन 45-1 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी, जो इन 3 प्लेयर्स की सैलरी है। कौमी खजाना यानी गरीब आवाम का जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमारे टैक्सेस में से पे किया जाता है इनको, इसीलिए तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं इससे। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया में मेल के थ्रू भेजा गया, उसका यूं है कि जब ज़का अशरफ साहब चुके, उन्होंने तो हार्डली 2 महीने पहले किसी वीक को ज्वाइन किया है, तो कुछ चीज़ों को ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली हर चेयरमैन की अपनी पॉलिसीज भी होती हैं। तो वो जब इंडिया गए हैं, एक तो वीज़े का इशू था, इंडिया का जो वीज़े उन्होंने लेट दिए, उन्होंने हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी लेट वीज़े मिले, प्लेयर्स को भी एट द लास्ट टाइम वीज़े मिले हैं। इवन उन्होंने स्पेक्टेटर्स को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, कोई भी नहीं जा सका। ज़का अशरफ साहब जब इंडिया तशरीफ ले गए हैं, उन्होंने पूरी टीम के साथ एक मीटिंग की है, तो उस टीम के कुछ प्लेयर्स ने उनसे शिकायत की है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट को इतना अरसा हो गया बट अभी तक हमें सैलरीज नहीं मिल रही। तो फिर उन्होंने वाया मेल उसको वो मंगवा के उसको वहीं पे बैठ के इंडिया में अप्रूवल दी। मैं कहता हूँ शेमफुल बात है। प्लेयर्स को आप टाइम पे चलें, वो तो जो टीम का हिस्सा है उनको तो डेली भी मिल रही है डॉलर्स में या कुछ भी है, जो टॉप ऑफ द प्लेयर्स है। बट जो प्लेयर्स डोमेस्टिक पाकिस्तान में आपके बैक होम पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी डोमेस्टिक पहले 4 डेज मैचेस चल रहे थे, अभी आजकल 1 डे का सीरीज हो रही है हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में,
तो उनको जब आप 50% सैलरीज मिलेंगी, देखें महंगाई के हालात आपके सामने, प्लेयर्स भी इसी तरह अपने घर की फैमिली चला रहे होते हैं और साथ अपना ये क्रिकेट भी पूरा कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़का अशरफ हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, तो उनको एट द टाइम जो है वो प्लेयर्स को पे करना चाहिए। और ये आपने जो बात की, पूरी दुनिया को इस वक्त इस चीज़ का इल्म है और कितनी जगह हसाई हुई है हमारी पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट टीम को लेकर। और जाहिर सी बात है सर, हर कोई ये समझता है, उन्हें पता है कि लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है उनको एक प्रेशर है, मोटिवेशनल फैक्टर, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि एक मोटिवेशनल फैक्टर है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम इससे थोड़ा सा हटकर मजीद इसके अंदर बात करें, इंज़मामुल हक को लेके चलें साथ, तो ये सारे का सारा मलबा जो है ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इंज़मामुल हक के ऊपर गिराया जा रहा है, इंज़मामुल हक को जो है वो कसूरवार ठहराया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? और भाई मैं इंजमाम पे तो बाद में आऊँगा, पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम इस बात पे लूँगा कि देखें, अगर आप प्लेयर्स को टाइम पे नहीं करेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि 5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, तो फिर अल्लाह माफ़ करे स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के केसेस सामने आते हैं। ज़ाहिर बात है, प्लेयर्स पैसे के लिए ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना। मैं आपको ये बात बताऊं कि इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की जो सैलरीज है वो पाकिस्तान की मेल टीम के बराबर है। एग्जैक्टली ऐसे ही वुमेन, और जो वो उनकी जो मेन टीम है, प्लेयर्स जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 40 प्लेयर हैं इंडियन टीम के, वो उनको इतना पे करते हैं कि उनका स्पॉट फिक्सिंग की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो अपने मैच पे अपनी गेम पे फोकस करते हैं। इंजमाम पे आते हैं, इंजमामुल हक देखें, इंजमाम ने एक कंपनीज है यूके की रजिस्टर्ड कंपनी है, साया और याजू। ये 2 कंपनीज हैं। जो साया के जो हेड हैं वो है मिस्टर तलहा साहब, अभी नमोदार हुए हैं, उनका नाम सामने आया है मिस्टर तलहा साहब का। मिस्टर तलहा साहब जो है साया के जो ऑनर हैं, ये प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। यानी अगर उन्होंने दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स खेलनी है, या उन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो उनकी सैलरीज वगैरह या जो उनका सारा सिस्टम, और ये आईसीसी अप्रूव्ड है, बाकायदा अप्रूव्ड है दोनों। जी बिल्कुल, आईसीसी अप्रूव्ड है, और ये उनकी जो है फाइनेंशियली मैटर्स को देखती हैं प्लेयर्स का इनके साथ कांटेक्ट में रहना उनकी मजबूरी होती है। आपके इल्म में कि इंजमाम का नाम भी सामने आया है? जी बिल्कुल, इंजमाम का आया है, जो सुनने में चीजें आई हैं वो इंजमाम का भी नाम आया है, रिजवान का भी आया है, बाबर आजम का भी आया है, और शहीन शाह का भी नाम आया है। इन सब का नाम आया है। इंजमाम ने टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए और इंजमाम ने अपने जो इल्जामात हैं उनको देखते हुए अपने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से उन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया है, उन्होंने स्टेप बैक किया बिल्कुल। और अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो चेयरमैन के डायरेक्टिव पे उन्होंने ये सेटबैक लिया है, या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से अभी इंक्वायरी का सामना करने के लिए इसको किया है। तो देखें चीज़ें। सर, आपको लगता है कि इस मौके पर उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, या उन्हें अभी अपने ओहदे पर रहकर लड़ना चाहिए था, फाइट बैक करना चाहिए था, या इस्तीफ़ा देना वक्त की ज़रूरत थी, या उन्हें कहा गया था मामले को दबाने के लिए? वर्ल्ड कप चल रहा है, और वर्ल्ड कप का इंतजार 4 साल ना सिर्फ आवाम करती है बल्कि प्लेयर्स भी करते हैं। तो और उधर से टीम की परफॉर्मेंस भी मतलब अप्स एंड डाउन में चल रही है, कोई मैच जीत रहे हैं, कोई हार रहे हैं। अभी सेमीफाइनल की दौड़ में जैसे अब नजर आ रहा है कि हम बाहर हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि इंजमाम को रिजाइन करना चाहिए था, टीम को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए थी। इंडिया में रहते, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते, उनको थोड़ा बूस्ट अप करते। ये राइट टाइम नहीं था उनका रिजाइन करने का। लेकिन ज़का अशरफ साहब की क्या पॉलिसीज हैं, क्या चल रहा है, जैसे उन्होंने बाबर आजम ने ओपनली कह दिया कि मैं तो 2 दिन से मैसेजेस कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ज़का अशरफ साहब मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रहे। देखें, वर्ल्ड कप खेल रही है आपकी टीम, दुनिया देख रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है। आप क्या उनको क्या शो कर रहे हैं कि हमारा कप्तान की ये वैल्यू है कि उसको चेयरमैन 2 दिन रिप्लाई नहीं कर रहा। बहुत ही शेमफुल बातें हैं ये सारी, इस मौके पे नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है टीम को सपोर्ट करना चाहिए हर बंदे को। देखिए, हार और जीत गेम का हिस्सा है, क्रिकेट है ना, एक इंटरटेनमेंट है, हारना भी है जीतना भी है। परफॉर्मेंस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि रिप्लाई नहीं कर रहे, पे नहीं मिल रही, ये मेरा ख्याल है ये शेमफुल है हर पाकिस्तानी के लिए कि इस तरह के जो लोग। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ये कि इस सारे मामले को कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि हमारी जो है वो अच्छी जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, इस सारे मामले को कूल डाउन करने के लिए बज़ाहिर ज़का अशरफ ने इंज़मामुल हक को या इंज़माम ने उनको मतलब ये आपस में उनकी हो के हम इस्तीफ़ा दे देते हैं, इधर मामला दब जाएगा, अंडर द कारपेट हो जाएगा? देखिए, जब इस तरह की भाई खबरें आती है ना कि आपका चीफ सेलेक्टर जो है 5 मैचों के बाद आज रिजाइन कर गया, अभी 4 मैच आपने वर्ल्ड कप में खेलने और वो रिजाइन कर गए, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, चाहे चेयरमैन के कहने पे। और जब लड़के वहाँ पे खेल रहे हो उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्टअप होता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी टीम जो है वो अप्स एंड डाउन का शिकार है, आपको मार भी पड़ रही है मैचेस में, 400 स्कोर पड़ रहा है, आप हार भी रहे हैं, उधर से आपके सीनियर्स का प्रेशर भी है, अवाम का प्रेशर भी है, इंडिया में जाके इंडिया से इतनी बुरी शिकस्त होना, ये सारी चीज़ें सामने थी। इस सिचुएशन में इंतजाम को थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। तो इंक्वायरी चलती रहती है, इंक्वायरी में फेस करते उसको,
ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो जैसे मैं सुन रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें या कुछ भी नहीं है, टीम सर दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो है ये नारवा सलूक जो है ये हमेशा से जारी रहा है। शोएब अख्तर को भी जलील किया गया, बड़ी माजरत के साथ मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा लाइव प्रोग्राम के अंदर। वसीम अकरम साहब को भी जो है एम्बेरसमेंट कई दफ़ा इनको सामना करना पड़ा, इवन कि उन्होंने इसकी कोचिंग छोड़ दी। वकार यूनिस को हमने जो है मतलब हम वो स्टेटस, हम वो लेवल, हम वो इज़्ज़त नहीं दे पाते जो दुनिया अपने हीरोज़ को देती हैं, और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट जो है वो तबाही का दहाने पर है। देखिए वसीम, वकार, शोएब अख्तर, इंजमाम, ये आपके लेजेंड्स हैं। हक बनता है हर शहरी का, हर बंदे का, बोर्ड का, इंटरनेशनल लेवल पे इनको रिस्पेक्ट मिलती है, हमें भी देनी चाहिए। ये एज ए एम्बेसडर पूरी दुनिया में गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान का झंडा ऊपर किया है, इन्होंने नाम रोशन किया है। तो इनके साथ इस तरह का जो रवैया है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बेहतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको इज्जत देनी चाहिए और इन्हीं को आगे लाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ सेलेक्टर हो, चेयरमैन हो, मैं वही तो बात कर रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोचेज हो, आप इन्हीं को आगे लेके आए। चले फिजियो वगैरह या आपके एज ए बॉलिंग कोच ठीक है, आप इंटरनेशनल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उसमें जितना रोल ये लोग प्ले कर सकते हैं, कोई सियासतदान या कोई आउटसाइडर या कोई बिजनेसमैन या कोई सहाफ़ी वो प्ले नहीं कर सकता। सर वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ये बताइए आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है फाइनली? क्या वैसे तो हम पूरी कौम दुआ गो है, लेकिन आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से और कल के मैच के हवाले से, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? जी बिल्कुल ऐसी है। कल जो मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका का खेला गया है उसमें जो हमारे चांसेस थे वो बिल्कुल जो है वो 0 लेवल पे चले गए हैं। और कल अगर वही अगर मगर पे आ जाते हैं, कल अगर बारिश हो जाती या कल न्यूजीलैंड हार जाता तो आज हम होपफुल होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो इस तरह की कोई खुशखबरी नहीं मिली वहाँ से। तो पाकिस्तान का मैच आज नहीं कल खेला जाना है और पाकिस्तान का लास्ट मैच इंग्लैंड के साथ है। तो आज जो मैच चल रहा है वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, जो फैसला कौन है मीन्स वाइल के साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है और अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच खेला जाना है उसमें हम क्या बात करें कि अगर हम 250 रन से इंग्लैंड को हराते हैं देन हम क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंग्लैंड है आगे, कोई छोटी मोटी क्लब क्रिकेट की टीम नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, जो गलतियां उससे सीखें। आगे 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप, बल्कि 7 महीने बाद जून में वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ये टूर्नामेंट खेला जाना है। इसी तरह पूरी दुनिया ने कवरेज देनी है। प्लीज़ उस पर 6-7 महीने हैं, कोई अच्छी मैनेजमेंट लेके आएँ, चीफ सेलेक्टर अच्छा लेके आएँ, उस पर काम करें। हारिस रऊफ को, नसीम शाह को, इनको थोड़ा रेस्ट करवाएं। इनको आप 3 साल से कंटिन्यूसली खिला रहे हैं, आप अपना हसनैन को आगे लेके आएँ, आप एहसानुल्लाह को आगे लेके आएँ, इनको खिलाएं और एक अच्छी टीम के साथ अच्छे यूनिट, बगैर सियासत, बगैर दोस्ती के एक अच्छी टीम को लेके जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। सही सर, साहिद अमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ थे। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पर, हमारे पाकिस्तान पर, हमारे वतन अजीज़ पर अपनी रहमतों का नज़ूल जारी और सारी रखे। आज के लिए इतना ही। राय उमर फारूक को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।